Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes. And today it's the turn of question number 12. So let's see the question. So the question says explain why. You have to give the reasons. तो इस क्वेश्चन के बेटा आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम 1 by 1 करके इनको सॉल्व करेंगे, राइट? पहला क्या है? द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड. ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? म्यू से डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को. म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, वे क्यू इज द चार्ज एंड डी क्या होता है? डी इज द डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच में? चार्जेस के बीच में. निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास ये है H और Cl. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl. तो Cl पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो डायपोल मोमेंट को कहां से कहां दिखाते हैं? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. ये बनाया आपने एरो और यहां पर ये एक कट. ठीक है, दिस इज द डायपोल मोमेंट फॉर HCl. बात समझ आई बेटा? चलिए, आपको अब यहां पर किस किस के बारे में बताना है? क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड. तो सबसे पहले तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ये बनाया आपने स्ट्रक्चर. अब यहां पर देखो, अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें जिससे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन में ये वाला जो कार्बन है ये क्या है बेटा? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हमें आती है. और ये वाला जो कार्बन है इसने बनाए हैं 4 बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3. इतनी बात समझ आई? अब हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है बेटा कि जो कार्बन sp2 है वो क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन sp3. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि sp2 और sp3 में से अगर हम देखें तो ज्यादा s कैरेक्टर किस में है? sp2 में. s कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? sp2 अगर आपने लिया तो इसमें 3 ऑर्बिटल है, एक है s ऑर्बिटल और 2 है p ऑर्बिटल. तो अगर हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 33.33%, राइट? और अगर हम बात करें sp3 में, sp3 ये लिया आपने, इसमें 3 है p ऑर्बिटल और एक है s ऑर्बिटल. अगर टोटल 100% है तो s ऑर्बिटल कितना होगा? 25%, राइट? s कैरेक्टर होगा यहाँ पर 25%. इतनी बात समझ आई? ये आप लोगों को वैसे भी पता होगा, ऐसे ही आपके रिवीजन के लिए मैंने आपको ये बता दिया. ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन sp2. अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से हुआ क्या बेटा? अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने नहीं देगा. ये जो क्लोरीन दिया हुआ है आपको ग्रुप, ये क्या है? क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट? क्लोरीन होता है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा. अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रहे, उससे दूर ना जाएं. अगर मैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ड्रॉ करूं, डायपोल मोमेंट बनाएंगे यहाँ पर, तो कहाँ होगा? ये होगा इस तरफ, राइट? और क्लोरोबेंजीन में भी डायपोल मोमेंट होगा तो इसी तरफ, लेकिन थोड़ा कम होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ जाएं. ठीक है बेटा, पहली चीज समझ आई? ओके. अब यहां पर एक और चीज जो है वो ये कि आपने जो लिया है क्लोरोबेंजीन, यहां पर नाम लिख लेंगे बेटा, दिस इज क्लोरोबेंजीन. ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें होगा रेजोनेंस. कैसे होगा अभी देख लेंगे. देखो, इसका भी नाम लिख लेते हैं पहले, दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. अब देखो, ये जो क्लोरीन है इसके पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा. कैसे? चलो बना के देखते हैं. ये लिया हमने वापस से क्लोरोबेंजीन. अब देखो यहाँ पर क्या होगा. ये जो है आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनसे यहाँ पर बना डबल बॉन्ड. जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना, इस वाले कार्बन पे हो गए 5 बॉन्ड्स. कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये डबल बॉन्ड टूटकर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर. ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा बेटा आपको. ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच में आया डबल बॉन्ड, और क्लोरीन ने क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं तो उस पर आया पॉजिटिव चार्ज. ठीक, ऐसे ही करके हम सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं. नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनेगा तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट बनेगा तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट? तो इन सबको देखते हुए क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. कैसे बनाएंगे? देखो,
ये बनाया हमने रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पर ये जो है क्लोरीन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो रिंग है, रिंग के अंदर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। रेजोनेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो क्लोरीन अपनी तरफ पुल कर रहा था, वो वापस कहाँ आए हैं? रिंग में आ गए हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गया है। यहाँ पर अब चार्ज कौन सा होगा? पार्शियल नेगेटिव। एक होगा यहाँ पर और ये होगा यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर डायपोल मोमेंट को शो करें तो कैसे करेंगे? कहाँ से कहाँ करते हैं बेटा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में देखें तो पहले वाली जो डायपोल मोमेंट थी वो कहाँ थी बेटा? एक डायपोल मोमेंट थी यहाँ से ऊपर की तरफ, राइट, और एक है ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा? अप टू सम एक्सटेंट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, है ना? आपको नहीं पता एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, एक है ऐसे ऊपर की तरफ और मान लीजिए एक है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, आपको नहीं पता किसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो तो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। तो यहाँ पर अप टू सम एक्सटेंट क्या होगा? जो डायपोल मोमेंट होनी चाहिए थी क्लोरोबेंजीन में ड्यू टू क्लोरीन, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करें तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें तो रेजोनेंस नहीं होता, राइट। और एक और चीज देख सकते हैं बेटा यहाँ पर, क्या? अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन में तो ये क्या आया यहाँ पर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में सीसीएल बॉन्ड जो था वो प्योरली सिंगल बॉन्ड है। अब हमें पता है जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है? छोटा होता है। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ से देखिए, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो डिस्टेंस हो जाएगा कम, और डिस्टेंस कम होगा तो डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, अब हमने समझ तो लिया, इसको लिखेंगे कैसे? चलिए मैं यहां पर लिखकर दिखा देती हूं, आप उसको इसी तरह से लिख सकते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हमने यहां पर? sp2 हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये हमने देख लिया क्यों होता है ऐसा। Therefore, sp2 hybrid carbon of CCl bond in chlorobenzene has less tendency to release electron to Cl than sp3 hybrid carbon of cyclohexyl chloride। ये जो यहाँ पर sp2 hybrid carbon है ये क्लोरीन को कम इलेक्ट्रॉन्स देगा as compared to the sp3 hybrid carbon। ठीक, बात समझ आ गई? Therefore, negative charge is less on chlorine atom of chlorobenzene। इस वजह से क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये जो क्लोरीन एटम है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये कम होगा इन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी? दूसरी चीज हमने देखा कि ड्यू टू रेजोनेंस द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये यहाँ पर क्या आया है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। Whereas the bond in cyclohexyl chloride is a pure single bond। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब इस वजह से क्या होगा? जो CCl बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन में वो शॉर्टर हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड शॉर्टर होते हैं, राइट। अब क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो क्लोरोबेंजीन में जो Cl पे चार्ज आया ये भी कम था और जो डिस्टेंस था या फिर जो बॉन्ड लेंथ थी वो भी कम थी। इस वजह से इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कम आएगा। Therefore, we can say that the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है बेटा आपको? एक्सप्लेन वाई एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। क्या मतलब हुआ इस बात का? मान लीजिए आपके पास ये है एल्काइल हैलाइड, हमने लिया RX, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये पोलर तो है, पोलर तो होगा, क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन होगा, X क्या है? हैलोजन, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फिर भी ये क्या है बेटा? इमिसिबल विथ वाटर। इमिसिबल का मतलब हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है ना कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एक यूनिवर्सल रूल जो क्या कहता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर में क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे या सॉल्युबल हो जाएंगे। वाटर क्या है? पोलर कंपाउंड।
यहाँ पर क्या होगा, वाटर को हम कैसे बना सकते हैं, हमने बनाया ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है उस पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, लेकिन ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये पोलर होने के बाद भी वाटर में इमिसिबल होते हैं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो है ना आर ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं चाहेगा पानी के साथ बॉन्ड बनाना। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड और वाटर है उसमें सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। कुछ भी वाटर में डिसॉल्व कब होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये क्या होता है, नॉट मिसिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रीजन है हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट बॉन्डिंग, नो सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या रीजन दिया बेटा हमने यहाँ पर, नो सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, देखिए एक लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। देखो क्या आंसर लिखा बेटा हमने यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर बिकॉज they are unable to form hydrogen bonds with water molecules। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसको अगर आपको और ये बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्कोहल का। क्या होगा वहां पर, ये आपने लिया ROH और यहां पर क्या लेंगे बेटा, आप लेंगे वाटर। ठीक है, H2O मान लीजिए ऐसे लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी, ये वाला ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो यहाँ पर होगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसीलिए एल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर में मिसिबल होते हैं। बात समझ आई, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखा लेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions. You have to explain why Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions. ठीक, क्वेश्चन नंबर डालेंगे यहाँ पर। ये जो आपने किया दिस इज सेकेंड पार्ट और अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं ये क्या है बेटा, दिस इज थर्ड पार्ट, राइट। इससे पहले जो आपने सॉल्व किया था ये क्या था, ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMG और यहाँ पर X। ये जो है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या है, दिस इज अ वेरी पावरफुल बेस। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज वेरी पावरफुल बेस, बहुत ही अच्छा बेस होता है। अब बेस क्या करेगा, जैसे ही इसको मिलेगा प्रोटॉन तो उसको ले लेगा, तो ये कंप्लीटली रिएक्ट करता है विथ वाटर। कैसे रिएक्ट करेगा, देखो अगर प्रिपेयर करते हुए रिएक्शन में कहीं से मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, वाटर, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा उसके साथ। रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो यहां पर लिखेंगे रिएक्शन, ये आपने लिया RMgX। ठीक, और साथ में क्या लिया है, वाटर। वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। ठीक है, तो RMgX क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा यहां से और ये बना लेगा RH। RH का मतलब क्या हुआ, दिस इज अ एल्केन या फिर हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक, और साथ में यहां से बाहर निकल जाएगा Mg, ये OH और ये X। कैसे होता है बेटा ये, अगर हम यहाँ पर चार्ज की बात करें तो जो एल्काइल ग्रुप है वो होता है पार्शियल नेगेटिव और जो मेटल है वो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं टू डायरेक्टली कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर आपको सिर्फ चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप एनहाइड्रस कंडीशंस में ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पर थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं आप, चलिए एक लाइन में लिख लेंगे आंसर। क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पर, देखो Grignard reagents are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbons. Therefore, it is necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent. Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions. ठीक है, अच्छा और एक और चीज बेटा, इवन आपने अभी इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, वाटर के साथ। वाटर के अलावा अगर आप यहाँ पर एल्कोहल्स और अमीन्स भी लेंगे तो वो भी क्या करेंगे, सफिशिएंट एसिडिक होंगे टू कन्वर्ट दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अगर आपने जैसे यहाँ पर क्या लिया है वाटर,
वाटर की जगह अगर आप यहाँ पर कोई अल्कोहल लेते या फिर अमीन भी ले लेते तो वो भी क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट कर देगा किस में बेटा, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों देख लिए 1 बाय 1 करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।